हेलो प्यारे दर्शकों, पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ? एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर केवल आपको अर्थ के निर्माण के बारे में ही नहीं बताएगा, बल्कि काफी हद तक आपको सौर मंडल के निर्माण के बारे में भी बताएगा। इतना ही नहीं, आपको अपने सौर मंडल के बाकी के ग्रह और बॉडीज के निर्माण के बारे में भी आपको जानकारी केवल पृथ्वी के निर्माण के बारे में जानने से ही पता चल जाएगा। तो चलिए आज हम यह जानते हैं कि अपनी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। तो प्यारे दर्शकों, इस वीडियो में आप पृथ्वी के बारे में ऐसे रोचक तथ्य जानेंगे जो शायद ही कहीं जानने को मिलेगा। इस वीडियो में हम जानेंगे पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई, पृथ्वी की रचना और उत्पत्ति कैसी हुई, पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म कैसे हुआ इत्यादि। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हम अपने इस प्यारे से नीले ग्रह को बेहद प्यार करते हैं। आखिर करें भी क्यों ना, इसके बिना हमारा कोई अस्तित्व है ही नहीं। अगर ये ग्रह न होता तो आज हम भी जिंदा न होते। हमारे सौर मंडल में सारे 9 ग्रह अपनी अपनी गुण के लिए जाने जाते हैं। आज हम बात करेंगे पृथ्वी के बारे में कुछ गजब तथ्यों को लेकर। तो प्यारे दर्शकों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी कभी भी अच्छी नहीं होती दर्शकों। तो उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्यारे दर्शकों, इस वक्त आप सभी लोग आराम से बैठकर इस वीडियो को देख रहे होंगे, मगर मैं आपको कहूं कि आज जिस जगह पर आप बैठे हो, आज से करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री के तापमान से उबल रही थी हमारी पृथ्वी। या जिस जगह पर आप बैठे हैं उस जगह पर लाखों साल पहले बर्फ से ढकी हुई थी। ये दोनों बातें ही सच हैं। तो आप इस वीडियो को देखकर आप लोग पृथ्वी के 450 करोड़ पहले के सफर के बारे में जानने वाले हैं। जिस जगह आज हमारा सौर मंडल है, वहां पर विभिन्न प्रकार के गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिक के मुताबिक इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष के ये धूल एक दूसरे से दबने लगी। इस दौरान बादलों में स्थूल धूल के कारण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे। इस दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का नियमन किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। बीच के इन भयानक दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट हुआ और इसी विस्फोट के कारण हमारे सूरज का भी जन्म हुआ। मनुष्य सभ्यता के आदिकाल से ही यह सोचता आया है कि धरती पर जीवन कहां से आया, आखिर ये तरह तरह के जीव जंतु कैसे बने, कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत और कब और कैसे हुई, विज्ञान की अनसुलझी पहेलियों में से एक है। इस सवाल का जवाब जीवन को लेकर हमारा समूचा दृष्टिकोण बदलने में सक्षम है। जीवन की उत्पत्ति के सवाल को लेकर लंबे समय से धर्माचार्यों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों की दिलचस्पी रही है। इस संदर्भ में प्राचीन विश्व के अनेक सभ्यताओं में अनेक प्रकार के विचार मिलते हैं। अमूमन सभी धर्मों में थोड़े बहुत फेर बदल के साथ सृष्टि और जीवन का कर्ता धर्ता ईश्वर को ही माना गया है। हिंदू पुराणों के मुताबिक घनघोर अंधेरे में ब्रह्मा का जन्म हुआ। जन्म के तुरंत बाद वे तपस्या करने बैठ गए। तपस्या की शक्ति से उनके एक एक अंग से एक एक जीव का जन्म हुआ। उसी तरह ईसाइयों के धर्मग्रंथ बाइबल में लिखा है कि लगभग 6000 साल पहले किसी एक शुभ दिन ईश्वर ने विश्व की सभी प्रजातियों की रचना एक झटके में कर दी। वही मुसलमानों का पाक किताब कुरान कहता है कि अल्लाह ने हर जीवित चीज को पानी से बनाया है। खास बात यह है कि इन सभी धर्मों की ओर से जीवन की उत्पत्ति के प्रश्न के जितने भी उत्तर मिलते हैं
सभी लगभग एक जैसे ही हैं। किसी अनोखे जादू या दिव्य शक्ति से सभी जीव जंतु बन गए। जीवन की उत्पत्ति को लेकर धर्म विश्वास के चंगुल से मुक्त होकर पहली परिकल्पना देने का श्रेय प्राचीन ग्रीक के दार्शनिकों को दिया जाता है। जीव विज्ञान के जन्मदाता माने जाने वाले अरस्तु के मुताबिक निर्जीव पदार्थों से जटिल जीवों की स्वतः उत्पत्ति हो जाती है। अरस्तु का मत था कि मिट्टी, कीचड़, धूल और हर तरह के कचरे या सड़ती हुई चीजों से बिलबिलाते हुए जीवों के समूह पैदा हो जाते हैं। इसलिए हो सकता है इंसानों की भी उत्पत्ति ऐसी ही हुई हो। स्वतः उत्पत्ति का यह सिद्धांत तब तक वैज्ञानिकों के बीच जीव उत्पत्ति के व्याख्या के रूप में छाया रहा, जब तक कि फ्रांसीसी सूक्ष्म जीव विज्ञानी लुई पास्चर ने 1862 में अपने प्रयोगों द्वारा निर्विवाद रूप से इसको निर्मूल सिद्ध नहीं कर दिया। पास्चर का कहना था कि जीवन से ही जीवन की उत्पत्ति हुई है, लेकिन यह सवाल अभी भी बरकरार था कि पृथ्वी पर सबसे पहला जीव कब, कैसे और कहां से आया। ऐसा माना जाता है कि शुरुआती दिनों में पृथ्वी से मंगल ग्रह के आकार का एक ग्रह टकराया था, जिसका नाम थिया था। पृथ्वी उस समय गर्म लावा के रूप में थी। थिया और अर्थ के टकराव से अंतरिक्ष में गए मलबे के इकट्ठा होने से चंद्रमा का निर्माण हुआ और इसी टकराव से धरती अपने अक्ष पर 23.4 डिग्री तक झुक गया, जिससे पृथ्वी पर मौसम में बदलाव आना शुरू हुआ। तो कुछ ऐसी परिकल्पना की गई है पृथ्वी के निर्माण के बारे में। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि सौर हवा द्वारा कुछ हल्के मटेरियल सूर्य से बहा लिए गए और इन्हीं हल्के और गैसियस मटेरियल के इकट्ठा होने से गैस, दानव या जोवियन प्लैनेट्स जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून जैसे प्लैनेट्स का निर्माण हुआ। बिग बैंग के बाद ये ब्रह्मांड बेहद तेजी से फैला, जिसकी गति प्रकाश से भी तेज मानी जाती है। विस्फोट के बाद बेहद तेज गति से हाइड्रोजन, हीलियम जैसे पदार्थ के बादल इस ब्रह्मांड में तेजी से फैल गए। पदार्थ के प्रत्येक कण में अपनी एक ऊर्जा होती है, जिसे गुरुत्व ऊर्जा कहते हैं। ये ऊर्जा शून्य में प्रत्येक कण को आपस में आकर्षित करती है। ऐसे में प्रत्येक कण आकर्षित होकर एक ठोस पदार्थ का रूप लेने लगता है। जो सबसे भारी पदार्थ थे वे आपस में जुड़कर तारों का निर्माण करते हैं और कम घनत्व वाले पदार्थ मिलकर चट्टानों का अर्थात ग्रहों का निर्माण करते हैं। पृथ्वी भी एक चट्टानों वाला ग्रह है, पर निर्माण के समय तक इस ग्रह में कुछ भी सामान्य नहीं था। हर तरफ लावा और ज्वालामुखी जैसे उथल पुथल वाली घटनाएं होती थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फ्यूजन के इस ग्रह में पानी आया था, जो उल्काओं द्वारा लाया गया था। इसके अतिरिक्त एक थ्योरी के अनुसार इस ग्रह में ही अभिक्रिया हुई और फलस्वरूप लाखों वर्षों तक वर्षा होती रही। बिग बैंग के बाद अंतरिक्ष में फैले बेहद घने धूल के बादल में सबसे अधिक घनत्व वाले पदार्थों ने मिलकर तारे का निर्माण किया, जो आज हम सूर्य के रूप में देखते हैं। एक बड़े आकार के तारे के निर्माण होने से बाकी का बचा हुआ डस्ट क्लाउड यानी धूल के बादल इसके चारों तरफ तेजी से चक्कर लगाने लगे और इस तरह डस्ट क्लाउड पार्टिकल्स यानी धूल के बादलों के कण आपस में जुड़ने लगे और इसी तरह सौर मंडल के विभिन्न ग्रहों का निर्माण होने लगा। इसका प्रारूप बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक परीक्षण भी किया था, जिसमें वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के आउटर स्पेस में जाकर शून्य गुरुत्वाकर्षण बल में एक प्रखनली में नमक के कुछ टुकड़ों को लेकर तेजी से प्रखनली को हिलाया और उन कणों में घर्षण पैदा किया। फलस्वरूप यह परिणाम देखा गया कि वे सारे नमक के कण आपस में चिपकने लगे और एक पिंड का रूप बना लिया। हालांकि उनके अणु स्तर पर आपस में जुड़ना नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा तब होता है जब कोई पदार्थ अपने मेल्टिंग पॉइंट की स्थिति वाले तापमान में हो। पृथ्वी के निर्माण के समय होने वाले घर्षण बल के कारण
पदार्थ में ऊष्मा का बहुत तेजी से उत्पादन हुआ और फलस्वरूप भारी पदार्थ जैसे निकेल और लोहा सबसे आंतरिक भाग में इकट्ठा हो गया। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का डस्ट क्लाउड के माध्यम से पृथ्वी पर इकट्ठा हुआ और आज जो आप पृथ्वी का स्वरूप देख रहे हैं वह करोड़ों वर्षों की प्रक्रिया का परिणाम है। अब आगे हम यह जानते हैं कि पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म कैसे हुआ। पृथ्वी पर शुरुआत के समय जीवन होने की कोई भी संभावना नहीं थी, क्योंकि यह आग का एक धधकता गोला हुआ करता था और हर तरफ ज्वालामुखी और बहता हुआ बेहद गर्म लावा हुआ करता था। ब्रह्मांड में तैरता हुआ डस्ट क्लाउड धीरे धीरे पत्थर के टुकड़ों, जिन्हें एस्टेरॉइड या उल्कापिंड कहते हैं, इनमें परिवर्तित हो रहा था। आज भी एस्टेरॉइड मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में तैरते रहते हैं, जिन्हें एस्टेरॉइड बेल्ट के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एस्टेरॉइड ही पानी लेकर धरती पर आए थे और इसके बाद ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी। पानी में सबसे पहले एक कोशिकाओं वाले प्राणियों का जन्म हुआ था और फिर सरीसृपों का, और विकास के चलते अन्य प्राणी भी इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। अब सवाल यह उठता है कि पृथ्वी गोल क्यों है। ये प्रश्न अधिकतर लोग सोचते रहते हैं। हालांकि पृथ्वी ही नहीं बल्कि हर ग्रह गोल है और इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण। जी हाँ प्यारे दर्शकों, जितने भी भारी धातुएं हैं वे सब हल्के धातुओं से नीचे चले जाते हैं जब ये तरल अवस्था में होते हैं। जैसे कि अगर आप पानी में सरसों का तेल डालते हैं तो वह नीचे बैठ जाता है। इसी प्रकार प्राथमिक अवस्था में पृथ्वी पर सभी पदार्थ तरल रूप में रहते थे। ऐसे में जो भारी धातुएं थी वे सब इसके मध्य में चली गई और जैसे जैसे पदार्थों की उपस्थिति बढ़ती गई पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ता चला गया। पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी या किसी भी ग्रह के हर भाग में बराबर मात्रा में गुरुत्वाकर्षण काम करता है और इससे ये ग्रह के सभी मैटर या पदार्थ को अपनी ओर खींच लेता है। फलस्वरूप ग्रहों का आकार गोल हो जाता है। अब सवाल है कि पृथ्वी नीला रंग का क्यों होता है, क्या कारण है। समुद्र में भरे असीम सागर में जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह परावर्तित होकर आसमान में चला जाता है। पृथ्वी का वातावरण इस नीले रंग को परिवर्तित करता है और पृथ्वी हमें नीले रंग का दिखने लगता है। मनुष्य के इतिहास में 20वीं और 21वीं शताब्दी विज्ञान के दृष्टिकोण में से बहुत ही उपयोगी रही है। पिछले कुछ दशकों में दुनिया भर के कई देशों ने अंतरिक्ष पर अपनी खोज के स्तर को बहुत आगे तक ले गए हैं। 1957 वह वर्ष था जब मनुष्य ने अपने किसी यान को अंतरिक्ष में भेजने का प्रयास किया था और आज, जी हाँ, और आज अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में भेजना उतना जटिल नहीं रहा। आउटर स्पेस यानी बाहर अंतरिक्ष में जाने के लिए पृथ्वी के वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए किसी यान को 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से बाहर निकलना पड़ता है, यानी घंटे में उसकी रफ्तार 40,270 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। चार्ल्स डार्विन के जैव विकास सिद्धांत ने यह स्थापित किया कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति में किसी बाहरी या अंदरूनी दिव्य शक्ति या रचयिता का कोई भी हाथ नहीं है, बल्कि जीवन की उत्पत्ति रासायनिक अभिक्रियाओं और भौतिक प्रक्रियाओं के मेलजोल चलते हुई है। डार्विन ने जीवन की उत्पत्ति में ईश्वर की भूमिका को नकारते हुए कहा था कि प्रथम जीव की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से हुई होगी। 1871 में डार्विन ने लिखा है कि मुमकिन है कि जीवन की शुरुआत गर्म पानी से भरे एक ऐसे तालाब में हुई हो जिसमें सभी तरह के अमोनिया और फास्फोरिक सॉल्ट घुले होंगे, जिस पर ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत की क्रिया होती रही होगी। इससे एक प्रोटॉन युक्त यौगिक बना होगा जिसमें और परिवर्तन होकर निर्जीव पदार्थों से पहले जीव बने होंगे।
हालांकि डार्विन खुद अपनी किताब ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज का शीर्षक देते हुए बेहद सतर्क थे और उन्होंने जीवन की उत्पत्ति को लेकर ज्यादा अटकलें लगाने से बचने की भरसक कोशिश भी की। वैसे भी डार्विन का जैव विकास सिद्धांत वास्तव में जीवों के विकास की प्रक्रिया को समझाता है, न कि जीवन की उत्पत्ति को। आज विज्ञान जगत में जीवन की उत्पत्ति को लेकर ओपारिन हॉल्डेन के रासायनिक विकास या अबायोजेनेसिस सिद्धांत को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। इस सिद्धांत के मुताबिक पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण जीवन के विकास से संबंधित है और जीवन निर्जीव पदार्थों के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से उपजा है। सोवियत बायोकेमिस्ट अलेक्जेंडर ओपारिन ने 1924 में यह तर्क दिया कि आबोहवा में मौजूद ऑक्सीजन कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण को रोकता है और जीवन की उत्पत्ति के लिए कार्बनिक अणुओं का बनना बेहद जरूरी है। आज से लगभग 3.8 अरब साल पहले किसी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति वाले वातावरण में सूर्य की उष्मा और प्रकाश की क्रिया से कार्बनिक अणुओं का एक जटिल प्राइमर्डियल सूप या शोरबा बना होगा। सूप के भीतर जटिल अणु खासकर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड मौजूद थे। उनको साधारण संघटकों की लंबी श्रृंखला से मिलकर बने थे। इन जटिल संघटकों के फ्यूजन से छोटी छोटी बूंदें बनी, जिनके और ज्यादा फ्यूजन से ये विकसित होकर विभाजन कर कालांतर में अपने समान अन्य सरल कोशिकाओं का निर्माण कर सकी। यही सरल कोशिकाएं सभी जीवों के आदि पूर्वज थी। जीवन निर्माण के कई मूलभूत तत्व अंतरिक्ष में मौजूद उल्कापिंडों और धूमकेतुओं में भी पाए गए हैं, जो इस संभावना को बल देते हैं कि हो सकता है कि पृथ्वी पर जीवन बाहरी अंतरिक्ष से आया हो। कई प्राचीन यूनानी दार्शनिकों का भी यह मानना था कि जीवन के स्पोर नामक इकाई विभिन्न या अनेक ग्रहों में स्थानांतरित हुई। हमारी पृथ्वी भी जिनमें से एक थी। पृथ्वी पर जीवन बाहरी अंतरिक्ष से आया है। इस मान्यता को पैनस्पर्मिया का सिद्धांत का नाम दिया गया। लॉर्ड केल्विन और वॉन हेल्महोल्ट्ज जैसे दिग्गज वैज्ञानिक इसके शुरुआती समर्थकों में से थे। 20वीं सदी में फ्रेड हॉयल और चंद्रा विक्रमसिंघे ने इस सिद्धांत को जोरदार स्वीकृति दी। बगैर ठोस आंकड़ों के इन वैज्ञानिकों ने सौर हवाओं से पैदा होने वाले वायरसों के अंतरिक्ष से गुजरकर पृथ्वी तक आने की संभावना पर भी जोर दिया था। वक्त के साथ, जी हाँ प्यारे दर्शकों, वक्त के साथ साथ हम आदिवासी बने और हमने हथियारों से लेकर आग तक का हमने आविष्कार किया और धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित हुए। हम धर्म से लेकर परिवार, भाषा और संस्कृति का निर्माण किया और वक्त के साथ साथ हम विकसित होते चले गए और आज हम इस पृथ्वी के सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। पृथ्वी की आज के जैसे बनने में लगभग 450 करोड़ साल का वक्त लगा है और हमें छोटे से जानवर से इंसान बनने में लगभग लाखों साल लगा है। लेकिन जितना हमने पृथ्वी को गंदा किया, आज तक किसी प्रजाति ने इतना गंदा नहीं किया होगा और हम फिर से धरती को ग्राम कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर फिर से विशाल परिवर्तन होने वाला है। भविष्य में पृथ्वी कैसी होगी उसको हम बाद में जानेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे कमेंट कर अपनी राय हमसे जरूर साझा करें ताकि हम और भी ऐसी बहुत सारी जानकारी आप सभी को सबसे पहले दे सकें। फिलहाल पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब, कैसे और कहां हुई, इस विषय पर ढेरों सिद्धांत और विवाद हैं। इन सिद्धांतों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत, इस पर सही तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जीवन की उत्पत्ति को लेकर मुख्य सिद्धांतों को प्रस्तुत करने का यह सिलसिला भविष्य में भी जारी रहने वाला है। हो सकता है कि जिन घटनाओं की परिणति पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के रूप में हुई उसे शायद हम कभी समझ ही ना पाए। किसी ने ठीक ही कहा है कि जीवन की उत्पत्ति विज्ञान की सबसे
कमजोर करी है। तो प्यारे दर्शकों, पृथ्वी का जन्म से लेकर हर तरह की जानकारी हमने आपको दिया। आपको हमारा आज की जानकारी कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमसे जरूर साझा करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और सबसे जरूरी बात, सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे, जिससे आपका सपोर्ट हमें लगातार मिलता रहे और हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए ऐसे ही लगातार नई नई वीडियोस, नई नई जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहे। तो प्लीज सपोर्ट अस, सब्सक्राइब आवर चैनल। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सुखी रहे, स्वस्थ रहे।